जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी मेहमान का, अपनी नेता का स्वागत करिए। रंजीत रंजन जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पावर प्ले एनडीटीवी इंडिया के इस मंच पर। और पावर प्ले की बात हो रही है, पूरा खेल ही पावर का है। खेल और पावर, पावर और प्ले एक साथ जुड़ा हुआ है इसमें। शुरुआत करना चाहूँगा आपसे। पहला सवाल रंजीत जी यही है, क्या प्रधानमंत्री जी ड्रामा कर रहे थे? क्या राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री का नाम लेकर छठी मैया का अपमान नहीं किया? जिस तरीके से इल्ज़ाम लगा, पूरा का पूरा नरेटिव बीते 2 दिनों में चेंज करके कहा गया कि राहुल गांधी पूरे तमाम व्रतियों का उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, अफसोस है आप ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि क्या कल के मैनिफेस्टो में जो भाजपा ने कहा, एनडीए ने कहा कि बिहार के 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, क्या ये पॉसिबल है? 2014 से अभी तक लगभग पूरे देश में हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई, लगभग अब तक 24 करोड़ को हो जानी चाहिए थी। तो क्या बिहार के लोगों को ठगा नहीं जा रहा है? जहाँ तक छठी मैया का सवाल है, जहाँ तक कुछ स्टेटमेंट को तोड़ फरोड़ने की बात है, तो मैं प्रधानमंत्री साहब, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या यमुना साफ होगी? क्या गंगा साफ होगी? क्या नमामि गंगे की बात हुई, मुझे उमा भारती भी याद आती हैं। 20,000 करोड़ से ये योजना शुरू हुई, ना आज यमुना साफ हुई, और हम पटना में जैसे लैंड किए हैं तो लगता है सांस ले रहे हैं। तो क्या दिल्ली पॉल्यूशन से कभी निजात पाएगा? क्या इन मुद्दों पे भाजपा से सवाल हो रहा है। इन मुद्दों से बचने के लिए अफसोस है कि आप बार बार कभी राहुल गांधी का नाम लेते हैं, कभी कांग्रेस का नाम लेते हैं, कभी छठी मैया का नाम देते हैं। तो छठी मैया तो मैया है, हमारी देव गुरु भी कह सकते हैं, इस बिहार की गुरु हैं, हमारी देवी हैं, उनको दुर्गा का रूप भी कहते हैं, वो भी देख रही हैं। लेकिन आपने खुद ही कहा प्रधानमंत्री का नाम लेके, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब हम सब के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो एक विपक्ष के नेता को ये कहना कि वो ड्रामा कर रहे हैं, वो डांस भी कर देंगे आके वोट की खातिर, ये कहाँ तक मुनासिब है? देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगी कि निश्चित तौर से हमारे प्रधानमंत्री हैं, और ना ही मैं उन शब्दों का प्रयोग करना चाहूँगी। हमारी राजनीति ऐसी नहीं है कि उन्होंने किस तरह से, चाहे मैडम सोनिया गांधी हो, मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, उनकी नीयत में जब बिहार मोकामा में, सिवान में खुलेआम आचार संहिता के बाद हत्याएं हो रही हैं, इससे पहले पारस हॉस्पिटल में लोग आते हैं, पेशेंट को मार के चले जाते हैं, प्रधानमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को कितना दुरुस्त करेंगे? डबल इंजन की सरकार है, दुरुस्त क्यों नहीं है इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, और ये हर चुनाव में होता है। ये उसी का एक एग्जाम्पल है। रंजीत जी, आपने मैनिफेस्टो की बात की बीजेपी के, क्या कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के इस फॉर्मूले से सहमत है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी वो दे पाएंगे? क्या ये वायबल है? क्या ये सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ नहीं है? ठीक, अगर आप सहमत हैं तो कैसे करेंगे, समझाइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कांग्रेस ने हमेशा से इस देश के लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, फार्मर्स के लिए, महिलाओं के लिए, एजुकेशन के लिए वादा नहीं किया, और उसी को आप और इम्प्लीमेंटेशन, हमने वृद्धा पेंशन 400 की, आपने 500 की, हमने अनाउंस किया अब हम 1500 करेंगे, आपने 1100 की, उसी को आप बढ़ा रहे हैं। उसी विजन को लेके कांग्रेस, और आज महागठबंधन में आरजेडी भी निश्चित हम लोगों के साथ में है, तो हम एक विजन लेके चल रहे हैं कि किस तरह से पलायन को रोकना है, किस तरह से यहाँ के युवाओं को नौकरी देनी है। एटलीस्ट परिवार में जो एजुकेटेड है, जो उस क्वालिफिकेशन में आता है, तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। उसका समाधान हम लोग निकालेंगे। अगर अभी हम कैसे करेंगे हमने निकाला, तो क्या ये प्लान आप बीजेपी को नहीं दे रहे हैं? आपको लग रहा है कि वो कॉपी कर लेंगे? क्या कॉपी नहीं किया है? राजीव गांधी विद्युत योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, सर्व शिक्षा अभियान,
स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के थे, आपने अब महिलाओं के जो दूसरे समूह क्या बोलते हैं, नीतीश बाबू ने जो किया जीविका है, दीदी। जीविका दीदी किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। ये स्कूल किसकी देन है? मैनिफेस्टो में आपने कहा कि कितने हजार स्कूल को दुरुस्त करेंगे। मैं उनसे पूछती हूँ, कस्तूरबा गांधी स्कूल किसकी देन है? सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील किसकी देन है? आप कह रहे हैं कि हम जीविका को और अच्छा से बेहतर करेंगे, मनरेगा की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि मनरेगा में हम 400 रुपये देने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से हमारी ही योजना को आपने कुछ योजनाओं के नाम बदल के अमली जामा मैं पहनाया इसलिए है। आपको बोल रहा हूँ, सॉरी मैं टोक रहा हूँ आपको, इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में यही सपना दिखाया था चुनाव के पहले एनडीए ने, और अनाउंसमेंट किया, चुनाव जीता, पैसे दिए और उसके बाद स्कीम को रोकना पड़ा। हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल हमारे सामने, आपकी सरकार है, सुक्खू साहब की, कहा कि अब खर्चा बढ़ गया है, अब नहीं दे पा रहे हैं। ये चीज़ पैसे की बात कहना, 9 लाख करोड़ की ज़रूरत है बिहार को। अगर आप हर परिवार को नौकरी देंगे और अगर एक नौकरी की कीमत 25 से 30 हज़ार रुपये तनख्वाह की आती है, इतना पैसा, इतने लोग कहाँ हैं, कैसे हैं? देखिए आप मत दीजिए मुझे स्कीम मत समझाइए, पर आप तो, आपकी पार्टी तो मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिक्स को देश का प्रधानमंत्री बनाती है, उनके पास भी ये फॉर्मूला नहीं होगा। अगर वो होते तो मैं उनसे पूछता आज। देखिए, मैं पहले ये फार्मूला प्रधानमंत्री साहब से पूछना चाहूंगी कि 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो फार्मूला अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, पहले वो बताएं। तो मतलब उन्होंने गलत बयानी की तो हम भी गलत बयानी करेंगे, ऐसा कह रही हैं आप? बिल्कुल नहीं करेंगे। निश्चित तौर से मैं फिर रिपीट करूंगी, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, जो उस एजुकेशन को, उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, उन युवाओं को, उन फैमिली में एक एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब हो, उसको हम मैनिफेस्टो में लेकर आए हैं। कैसे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये कैसे होगा? चूंकि कांग्रेस ने पहले भी किया है, चूंकि उस वक्त लालू जी भी जब रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने करके दिखाया, मुनाफा करके दिखाया। आज ट्रेनें क्यों मुनाफे में नहीं है? हम लोगों ने किया है। तो निश्चित तौर से हमारे पास प्लान है। हम कर्नाटक में कर रहे हैं, हम तेलंगाना में कर रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए हिमाचल छूटा, क्योंकि जब से हमारी गवर्नमेंट आई, कंटिन्यू वहाँ पे डिजास्टर आ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी, कारण है, और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड को चुराया है। जो फंड हिमाचल को देना चाहिए वो दे नहीं रही है, क्योंकि जहां पर भी उसकी गवर्नमेंट नहीं होती है, वो सेंट्रल का फंड खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये उनकी मैनिपुलेशन है। अब एक बात बताइए, 11-12 सीटें ऐसी हैं जहां पे आप लोग दोस्ताना लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये दोस्ताना लड़ाई क्या होती है कि जब मिलेंगे तो गले मिलेंगे, जैसे हटेंगे तो कारपेट खींच लेंगे, गिरा देंगे आपको? देखिए, अनफॉर्चुनेट है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहती हूँ कि दोस्ताना लड़ाई हम ट्राई कर रहे थे कि ना हो, लेकिन हुई है। लेकिन कुछ जगह पे हम लोगों ने आपस में समझौता किया हुआ है कि कहाँ किसको सपोर्ट करना है, और मुझे लगता है 12 में से हम 7-8 सीटों पे वहाँ से भी जीत कर आएंगे। लेकिन आप 12 सीट की बात कर रहे हैं। पिछली बार ये चिराग पासवान ने क्या उसकी बात नहीं की। इस बार भी उनके अंदर अंदर बहुत सारे झमेले हुए हैं। पर तो चिराग तो साथ में है इस बार तो चिराग साथ में है। जो रिजल्ट में सामने आएगा, अभी रघु बाबू को मैं सुन रही थी, जिस तरह से उन्होंने पहुंचने की कोशिश की है, इस बार भी चिराग ने अपनी बात मनवाई है, मनवा के ही दम लिया है। उसका खामियाजा आपको 14 को जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगे। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आप तो बिहार से आती हैं, यहीं रहती हैं, दिल्ली की राजनीति में भले ही आप चमकने लगी हों, कौन ज्यादा अच्छा प्रदेश अध्यक्ष है, पिछले वाले अखिलेश जी या अभी वाले राजेश जी, कांग्रेस के लिए? ये मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब बहुत बचकाना होगा जो मैं यहाँ पे दूंगी। दोनों तो कहाँ बहुत देंगी आप? बेहतर है और दोनों ही डिसीजन हमारे पार्टी के हैं। तो निश्चित तौर के उन्होंने उस वक्त भी सोच समझ के डिसीजन लिया था, इस वक्त भी सोच समझ के। तो पिछली बार आप ज्यादा सीटों पे लड़े, इस बार कम सीटों पे लड़ रहे हैं, क्या नेगोशिएट करने में तेजस्वी के सामने, बाकी अलायंस पार्टनर के सामने कांग्रेस कमजोर पड़ गई इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता है। हम लोग 61 में करीब करीब लड़ रहे हैं, पिछली बार 70 पे लड़े थे। इस बार हम लोगों ने फोकस क्वालिटी पे किया है, ना कि क्वांटिटी पे किया है, और एक बार फिर से बढ़िया से समीक्षा की है, और मुझे लगता है हम सब सेटिस्फाइड हैं। लेकिन अगर आप कॉन्टेस्ट देखें सीट बाय सीट, आउट ऑफ 243 कांग्रेस पार्टी अधिकतर अपनी इन कितनी सीटें लड़ रहे हैं आप? 61। इन 61 में से मैक्सिमम जगह कांग्रेस की फाइट बीजेपी से हो रही है, जहां महागठबंधन वर्सेस एनडीए है।
तो जब बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होती है तो क्या आपको लगता है नहीं कि आपकी लड़ाई ज़्यादा टफ हो गई, बजाय इसके कि आप चिराग से लड़ रहे होते, बजाय इसके कि आप मांझी साहब से लड़ रहे होते? देखिए, सेंट्रल में बीजेपी कांग्रेस को हरा के आई है और 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर है। एज अ कांग्रेस पर्सन हम चाहते हैं कि लोग एक तरफ भाजपा का मैनिफेस्टो देखें और भाजपा की नीति देखें और एक तरफ कांग्रेस की नीति देखें। हम चाहते हैं कि भविष्य में हम और मजबूत होकर बिहार में बीजेपी के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ें। अगर आप मजबूत होकर लड़ना चाहते हैं तो आप एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें जो नंबर 2 की पार्टी अलायंस में वो अनाउंस करती है कि हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे, और जो नंबर 2 की पार्टी है वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती, इतना हौसला नहीं दिखा पाती कि भाई हम भी एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चाहते हैं, हम अपने पार्टी के नेताओं के नाम नहीं ले पाते हैं, हमारे पास रंजीत रंजन जैसी एक काबिल नेता है, ये हमारी महिला उम्मीदवार हो सकती है उप मुख्यमंत्री पद के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी की मजबूती का है तो कमजोरी दिखा रही है। अब ये आप प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी कुछ प्लानिंग और हो सकती है। और निश्चित तौर से हम लोगों ने जो गठबंधन का जो धर्म होता है, जिस स्टेट में जो आज की तारीख में मजबूत है, हम उसको स्टेज दे रहे हैं। आप हम डिप्टी सीएम तो ले सकते थे ना। हम उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। निश्चित तौर से हम लोगों की पार्टी ने कहा है कि बहुत जल्द हमारा एक और डिप्टी सीएम भी अनाउंस होगा। लेकिन मैं आज भी कहूंगी कि हम लोगों के कारण एनडीए को ना चाहते हुए भी नीतीश बाबू को अनाउंस करना पड़ा। ये तो हम लोग की क्रेडिबिलिटी है। ये तो आप देंगे ना कि महागठबंधन के कारण ना चाहते हुए भी, अभी रवि बाबू को गुस्सा क्यों आ रहा था, ना चाहते हुए भी आप नीतीश बाबू को सीएम घोषित कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके आज मन से कह के जाती हूँ, रिजल्ट आने दीजिए। नीतीश बाबू उसके बाद कहाँ होंगे वो आप भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। नहीं, कन्हैया तो बोल के गए कि शायद उस तरफ होंगे, आने आपकी तरफ होंगे। देखिए, नीतीश बाबू ने 9 बार पलटी मारी है। उनकी लॉयल्टी पूरा बिहार देख रहा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा ये कोशिश करते रही है कि लॉयल लोग हों स्टेट के लिए भी, पार्टी के लिए भी, तभी आप देश को ईमानदारी से लेके जा सकते हैं। और नीतीश बाबू उसमें मुझे लगता है कि 101% फेलियर है। कितनी सीटें आप देना चाहेंगी अपने गठबंधन को? मैं उतनी सीटें देना चाहूँगी जितने में हम बिहार में सरकार बना लें, क्योंकि पिछली बार मात्र 12,500 के मार्जिनल वोटों के अंतर से हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। और मुझे लगता है कि इस बार हम लोगों ने सीटों का बंटवारा भी बेहतर किया है और लोग भी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और जो हम अपना मैनिफेस्टो और जो लोगों की समस्याओं को समझकर, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बिहार में नौकरियों का सिस्टम हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, तो मुझे लगता है कि बिहार समझ रहा है। अब इस बार हम लोगों को चांस देगा। एक आखिरी सवाल और फिर इसको मैं वाइंड अप करता हूं। क्या आपको लगता है कि जो कुछ मोकामा में 2 दिन पहले हुआ, सरेआम हत्या हुई खुलकर, ये चुनाव को इसने हिंसक बना दिया, खूनी बना दिया? आने वाले 8-10 जो दिन बचे हुए हैं चुनाव के, उसमें और ज़्यादा इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं? अगर ऐसा होता है, ये आशंका अगर सच साबित होती है, तो क्या चुनाव पोलराइज भी हो रहा है, बट रहा है? देखिए, मैं कहूँगी कि चुनाव को हर चुनाव में एनडीए पोलराइज करती है, हिंसक वे से भी करती है, नफरत वे से भी करती है। वो पोलराइजेशन हर स्टेट में जिस दाम साम दंड भेद से होता है वो करती है और किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। ये बहुत दुखद है, चूँकि हम लोग बिहार में हैं, बिहार की राजनीति करते हैं और बिहार को कंपेयर टू अदर स्टेट कुछ लोगों के कारण, कुछ चंद नेताओं के कारण बदनाम किया जाता है और वो इस तरह दिखाते भी हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? आप डबल इंजन की सरकार है, खुलेआम आचार संहिता के बाद इस तरह से हत्याएं हो रही है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और पूरा बिहार इसको जेन्युइनली बहुत ही गंभीरता से देख रहा है। इसका परिणाम एनडीए को भुगतना भी पड़ेगा और भुगतना भी चाहिए। चलिए, मैं ये शुभकामना है आपको आपके चुनावी कैंपेन के लिए। आपने वक्त निकाला इस बिजी शेड्यूल में से, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि बारिश का मौसम चल रहा है, कोहतों की रैलियां दाएं बाएं हो गई हैं पटना में, इसीलिए आप वक्त निकाल पाई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुमित जी। जोरदार तालियों के साथ रंजीत जी का शुक्रिया, थैंक यू सो जो मच। रोड जमीन पे चलते हैं उनको बारिश नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाँ, ये बात तो ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक